हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मैं मयंक शर्मा। जैसे कि हम क्लास 11th की फिजिक्स के बारे में बात कर रहे थे और हमने उसमें कुछ वेक्टर्स देखे थे अलग अलग टाइप्स के। जैसे एकांक सदिश देखा था, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर देखा था। कुछ हमने जैसे को इनिशियल वेक्टर देखे थे। ऐसे कई 8-9 टाइप्स के हमने वेक्टर देखे थे। तो आज हम उसी सीरीज में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और वेक्टर्स को थोड़ा और समझेंगे। आज हम एक तो स्थिति सदिश के बारे में पढ़ेंगे कि अपना जो पोजीशन वेक्टर है वो होता क्या है। फिर आज हम देखेंगे सदिशों का अदिश गुणा देखेंगे। और जो यूनिट वेक्टर है उसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स देखेंगे कि यूनिट वेक्टर कब काम आता है और यूनिट वेक्टर हम निकालते कैसे हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के बारे में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कल का रिवीजन कर लेते हैं। और कल हमने देखा था यूनिट वेक्टर कि यूनिट वेक्टर होता क्या है, एकांक सदिश। अब देखिए एकांक सदिश क्या होता है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो। ठीक है, जिसका परिमाण एक होता है उसे हम एकांक सदिश कहते हैं। इसे हम कैप लगा के, कोई भी वेक्टर है जैसे मान के चलो ए वेक्टर है, उसका कैप लगा के हम इसको डिनोट करते हैं। इसको निकालते कैसे, ए वेक्टर अपॉन इसका परिमाण। जब हम ये साइन लगा देते हैं तो इसका मतलब उस वेक्टर का क्या निकालना है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, परिमाण निकालना है। जब हम इस वेक्टर में मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए कैप मिलता है। और ये किस काम आता है, यह है केवल दिशा बताने के काम आता है। ठीक है, जैसे हमें किसी वेक्टर की दिशा बतानी है, वो उसमें दिशा नहीं है तो हम उसका यूनिट वेक्टर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो हमें उसकी क्या पता चल जाएगी, दिशा पता चल जाएगी। इस दिशा के लिए ही हमने क्या बना रखा है, एक देखिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। ये आपने ग्राफ में देखे होंगे कि ये एक एक्स अक्ष होता है, ये वाई और ये जेड। एक्स अक्ष का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होता है, आई कैप। वाई वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप। और जो जेड डायरेक्शन है इसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, के कैप। अगर जैसे मुझे किसी को लिखना है, जैसे मान के चलिए यहाँ ए वेक्टर को लिखना है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस तरह से मैं इस वेक्टर को लिख सकता हूँ। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। ये हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें कवर किया था। अब हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर। एक और टाइप डाल सकते हैं आप, या फिर इसको अलग से हेडिंग डाल सकते हैं। शायद 9 टाइप हुए थे तो आप इसको 10वां डाल लीजिए। और इसको क्या कहते हैं, हम पोजीशन वेक्टर को स्थिति सदिश कहते हैं। देखिए ये जो वेक्टर है उनका हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इनका मीनिंग क्या होगा। जैसे स्थिति सदिश एकांक का मतलब एक अंक, तो मतलब उसका जो परिमाण था वो कितना था, एक था मैग्नीट्यूड। इसका भी क्या है, देखिए पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश। अब स्थिति हमें देखिए हम बात करें चाहे मैथ्स की या फिर बात करें फिजिक्स की, तो हमें जब किसी की स्थिति बतानी होती है तो हम कहाँ जाते हैं, ग्राफ पे जाते हैं। ठीक है, अब ग्राफ पे जाएंगे तो देखिए ये क्या है, हमारे 3 अक्ष हैं, इनको आप सब जानते होंगे, एक्स वाई जेड अक्ष। अब मुझे किसी पॉइंट की स्थिति बतानी है तो स्थिति कैसे बताते हैं कि एक्स अक्ष से यहाँ पर कितना दूर है, जैसे 2 है, यहाँ से कितना है 3। ऐसे ही तो कोई कोई पॉइंट बताते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, एक्स वाई अक्ष में स्थिति हो गई जब ये बोर्ड पर है। अब हम बात करें 3D में, जैसे कि आपका एक रूम है, उस पर एक दीवार साइड में, एक ये और नीचे वाला फर्श, तो 3 तल हो गए। और मुझे किसी मक्खी मच्छर या किसी पॉइंट की स्थिति बतानी है तो मैं एक तो कोऑर्डिनेट किससे बताऊंगा, एक्स अक्ष से, एक वाई अक्ष से और एक जेड अक्ष से। जैसे कि आप इसको 3D में ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे अभी हवा में जो बिंदु है इसकी मुझे किसी से पोजीशन बतानी है तो एक्स अक्ष से अलग बिंदु होगा, वाई अक्ष से अलग बिंदु होगा, जेड अक्ष से अलग बिंदु होगा। तो मैं क्या बताऊंगा कि जैसे मान के चलिए यही पॉइंट मान लेते हैं, तो ये एक्स अक्ष से 2 3 4 ऐसे मान सकते हैं। तो इसका अगर मुझे स्थिति सदिश लिखना है, देखिए मूल बिंदु से अगर मैं किसी की स्थिति बताता हूँ, मूल बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति जब हम बताते हैं तो वो जो वेक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। कि क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो ये क्या हुआ, ये वाला
ये क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि इससे हमें इस पॉइंट की क्या पता चल रही है, पोजीशन लोकेशन पता चल रही है कि ये लोकेशन कहाँ है। जैसे आपका घर है तो उसकी लोकेशन बताते हैं, तो वो एक तरीके से पोजीशन ही तो हुआ। तो ये जो सदिश है ये हमें क्या बता रहा है, इस पॉइंट की स्थिति बता रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्थिति या पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसका क्या हुआ, कोई सदिश, या फिर डायरेक्ट लिखना चाहे, वस्तु की स्थिति बताने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, इसका स्थिति सदिश होगा। इसको हम लिखेंगे कैसे, दो तीन, 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये क्या हो गया, ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया, कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 2i 3j 4k। तो अब हमें ये पता चल गया, i का मतलब ये x अक्ष से है, ये j का मतलब y अक्ष से है, और ये k का मतलब z अक्ष से है। क्योंकि हमें पता है कि जो i होता है वो x अक्ष का एकांक सदिश है, ये y अक्ष का एकांक सदिश है, और ये z अक्ष का एकांक सदिश है। तो ये एकांक सदिश के फायदे होते हैं, और इससे हमें ये पता चल जाता है ये पॉइंट कहाँ पर लोकेट है। जैसे मान के चलो, यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ 3i प्लस 2j प्लस 3k। तो आप बता सकते हैं कि x अक्ष से उसकी दूरी 3 है, y अक्ष से 2 है, और z अक्ष से 3 है। तो ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने देखा इसका एकांक सदिश i ये किसका होता है, x अक्ष का, j एकांक सदिश किसका है, y का, और k एकांक सदिश किसका है, z का। अगर मैं इसी की बात ऐसे करूं, आपको एक पॉइंट मैं ऐसे दे देता हूं, देखिए 2k कैप प्लस 3j कैप। तो आपको पता है यहाँ x का कंपोनेंट नहीं है, तो इसके क्या होंगे, देखिए ये किसका हो गया, z अक्ष से, और ये किसका हो गया, y अक्ष से। इट इज क्लियर। तो हम कैसे पता लगाते हैं, लास्ट के यूनिट वेक्टर्स देख के। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि अगर किसी वस्तु की स्थिति बतानी है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। स्थिति दर्शाने वाले सदिश को हम स्थिति मतलब स्थिति सदिश कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और ये कहाँ से बताता है, मूल बिंदु से। ठीक है, कहाँ से बताएगा, ये हमेशा मूल बिंदु से बताएगा। तो ये क्लियर हुआ आपको, ये क्या हो गया, आपका स्थिति सदिश हो गया। तो चलिए अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूं तो आप उनके स्थिति सदिश लिख सकते हैं क्या, देखिए कैसे लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट 202, सेकंड 213, थर्ड 420, 423, या फिर 012, 5111। ठीक, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप। इसको क्या लिखेंगे, 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 3k कैप। इसको क्या लिखेंगे, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप, 0i प्लस 1j प्लस 2k कैप, 1i प्लस 1j प्लस 1k। इसको देखो, अगर जीरो जीरो का कोई मतलब नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2i प्लस 2k। यहाँ देखिए अब ये 1 है, 1 लिखें या ना लिखें हमको पता है, 1 मल्टीप्लाई में होता है 2i प्लस j कैप प्लस 3k। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 4i प्लस 2j भी लिख सकते हैं, और इसको हम देखिए यहाँ 1 है तो केवल क्या लिख सकते हैं, j प्लस 2k कैप लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, केवल i प्लस j प्लस k कैप लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको पोजीशन वेक्टर लिखना आ गया होगा, कि अगर कोई पॉइंट देता है तो हम उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं। इट इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कोई हमें वेक्टर दे रखा है। अब क्या बात करेंगे हम, वेक्टर के परिमाण की, कि वेक्टर का परिमाण निकालते कैसे हैं। कि अगर हमें कोई पॉइंट दे रखा है, सदिश का परिमाण, ठीक है, अगर हमें कोई वेक्टर दे रखा है, जैसे ए वेक्टर हमें दे रखा है,
ए वेक्टर क्या दे रखा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसका हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, परिमाण निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है और उसको हम कैसे निकालते हैं। देखिए क्या होता है, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर और इनका सब का अंडर, ये क्या हो गया, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं कि ए वेक्टर हमारा होता 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, तो इसी फॉर्मूले से अगर मुझे निकालना होता ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कैसे निकालते, देखिए इनका कंपोनेंट लेते, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आता, 4 प्लस 9 प्लस 16, 9 और 20 29 अंडर रूट 29। अगर कोई अंडर रूट में ऐसी संख्या आती है जिसका हम अगर अंडर रूट ले सकते तो उसको हम अंडर रूट कर कैलकुलेट करके लिख देते, लेकिन ये ऐसी संख्या है जिसका अभी हम ले नहीं सकते, हमें बस ये देखना है कि इसका हम परिमाण या मैग्नीट्यूड निकालते कैसे। बात करें कि अगर ये प्लस में है, अगर माइनस में हो तब, तो देखिए अगर ये संख्या माइनस में होती तो -3 का जब हम स्क्वायर करते तो -3 मल्टीप्लाई -3 क्या हो जाता, +9 हो जाता। तो अगर यहाँ पर माइनस की संख्या है प्लस की संख्या है वो यहाँ मैटर नहीं करेगी, तो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्यों मैटर नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्क्वायर, और अगर देखिए -3 या -3 या फिर माइनस इंटू माइनस जब हम करते हैं तो वो क्या हो जाता है प्लस, और प्लस इंटू प्लस करते हैं तो वो भी क्या रहता है, प्लस रहता है। इसीलिए यहाँ पर माइनस की संख्या का इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब जब हम क्या निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करें इस फॉर्मूले की, तो ये फॉर्मूला आता कहाँ से है वो आपको मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करना। जैसे कि ये एक ग्राफ, चलो इसको हटा देता हूं मैं और यहाँ पे लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, ये कहाँ से आया, देखिए ये आपका कोई ग्राफ है, ये एक्स अक्ष, ये जेड अक्ष और ये वाई अक्ष। ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 i प्लस वाई आई प्लस जेड। ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0 0 0, आपको सबको पता है, और ये कोई पोजीशन वेक्टर है, और इसका मुझे क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर ए है मान लिया, और इसका क्या निकालना है मुझे, मैग्नीट्यूड परिमाण निकालना है। तो हम क्या करते हैं, क्लास 10th में हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, क्या होता है कि उच्च बिंदु या फिर दूसरे बिंदु और माइनस, जैसे हम दूरी का फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हैं 10th क्लास में, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए यहाँ x2 की वैल्यू क्या है x, और x1 की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि देखो ये क्या हो गया x2 y2 और z2, और ये क्या हो गया x1 y1 z1, तो प्लस y माइनस 0 प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट। इसको हम देखेंगे तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, यही हमारा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, आप मैच कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया इस वेक्टर, मतलब इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आया। हमने सिंपल ही किया कि अगर हमें वेक्टर पता तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि एक पॉइंट हम क्या मानते हैं, जब हम पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो हमें पोजीशन कहाँ से देखनी है, मूल बिंदु से देखनी है। इसको आप डेफिनेशन में भी ऐड कर सकते हैं कि अगर किसी बिंदु की मूल बिंदु से अगर हम इसकी स्थिति बताते हैं तो हम उसको स्थिति सदिश कहते हैं। ये आप डेफिनेशन में ऐड कर सकते हैं। हमें बात कहाँ से करनी है, केवल मूल बिंदु से बात करनी है, और मूल बिंदु से बात करेंगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, सदिश का परिमाण मैग्नीट्यूड ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब कुछ क्वेश्चंस हमें करके देखने होंगे कि कैसे कैसे होता है। जैसे फर्स्ट 2i प्लस 3j प्लस 1k, i प्लस j प्लस k, 4
आई प्लस 2j प्लस k। अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो देखिए क्या होगा, सिंपली अंडर रूट डायरेक्ट में से करता हूँ, x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसकी बात करूं तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और यहाँ बात करूं, चलो इसको माइनस में ले लेते हैं, ये भी माइनस में ले लिया, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 16 प्लस 9 का करेंगे तो 81 प्लस 1, इसका करेंगे तो देखो क्या होगा 3, और इसका करेंगे क्या होगा 16 प्लस 4 प्लस 1, ये क्या आएगा, बात करें इसकी तो 82 में 98, ये अंडर रूट 3 और ये क्या आएगा अंडर रूट 21। तो ऐसे हम इन सब का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसका मैग्नीट्यूड या परिमाण कैसे निकालते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, बस क्या करना है हमें, उसके जो भी कंपोनेंट दे रखे x के y के z के, तीन ही कंपोनेंट दे रखे हुए, क्यों, क्योंकि हमारे पास तीन ही अक्ष होती है, x y और z, तीनों के कंपोनेंट दे रखे हैं, उनके स्क्वायर करने हैं और उसका क्या लेना है, अंडर रूट लेना है। तो जो कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो सदिश का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो ये तो रहा नॉर्मल सा क्वेश्चन, ये आपको मैंने क्यों बताया मैग्नीट्यूड निकालना, वो अभी आपको धीरे धीरे आगे पता चल जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। अब मैं बात करूं, कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है, किसी कोई वेक्टर दे रखा होता है कि इसका एकांक सदिश क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे, एकांक सदिश ज्ञात करना, कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कि मान के चलिए हमारे पास कोई ए वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k, सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने। अब मुझे इसका क्या ज्ञात करना है, यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है, तो मैं इसका यूनिट वेक्टर कैसे ज्ञात करूंगा। तो आइए, हमने जब यूनिट वेक्टर की बात की थी तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, उन तीनों का कंपोनेंट का स्क्वायर कर देते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, तो हमारे पास आया अंडर रूट 29। तो यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से, ए कैप इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल रखा है अंडर रूट 29। तो इसको हम ऐसे भी अलग अलग करके लिख सकते हैं, जे कैप प्लस 4 अंडर रूट 29 के। ये इसका क्या हो गया, ए वेक्टर का एकांक सदिश यूनिट वेक्टर हो गया। ऐसे हम इसके यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ माइनस होता कहीं तो यहाँ भी क्या आ जाता, माइनस आ जाता। अब हमें कंफर्म करना है कि ये हमारा जो यूनिट वेक्टर है वो एकदम सही है या नहीं है। तो हम इसका, मैंने बताया था उसमें कि एकांक जो सदिश होता है उसका जो परिमाण होता है वो क्या होता है, 1 होता है। और परिमाण निकालने का आपको फॉर्मूला वो पता ही है, इनके स्क्वायर करके देख लो। स्क्वायर कैसे करेंगे, देखिए ऐसे स्क्वायर कर लेंगे, इसको x मान लो तो देखो 2 अपॉन अंडर रूट 29 का स्क्वायर, 3 अपॉन अंडर रूट 29 का स्क्वायर और 4 अपॉन अंडर रूट 29 का स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और अंडर रूट 29 का करेंगे तो 29, स्क्वायर आपको आने चाहिए 9/29 और 16/29। अब बात करते हैं इसकी आगे, तो देखिए एलसीएम 29, 4 और 9 कितने हो गए 13, 13 और 16 29, 29 से 29 क्रॉस अंडर रूट 1 और इसकी वैल्यू 1। इसका मतलब जो ये हमने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट किया था वो हमारा एकदम सही है। इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का क्या निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। इस विधि या फिर फॉर्मूला या कैलकुलेशन मेथड, आप जो भी बोलना चाहें वो सब सेम रहेगा। तो चलिए एक और एग्जांपल आपके सामने करके देखते हैं, फिर आप इसको घर पे भी नॉर्मली प्रैक्टिस कर लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलिए एक और कोई वेक्टर, इस बार
वी वेक्टर ले लेते हैं, तो आई माइनस थ्री जे प्लस टू के। ठीक है, सिंपली मुझे वी कैप ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपली वी कैप ज्ञात करना है, तो देखिए क्या करेंगे, वी वेक्टर अपॉन वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमें ये हमेशा याद रखना है कि जब भी हम अगर चाहे मैथ का क्वेश्चन करके आए या फिजिक्स का, उसमें हमें फॉर्मूला हमेशा लिखना चाहिए, जिससे कि हमें ये भी पता रहे कि करना क्या क्या है, और सामने वाला जब एग्जामिनर चेक करे तो उसे भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और उसे भी पता रहे कि बच्चे को नॉलेज है या नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप, सिंपल। अब इसका मैग्नीट्यूड रखना है, मैग्नीट्यूड रखो एक का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर। आगे बात करते हैं, आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप, वन प्लस नाइन प्लस फोर आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप अंडर रूट 9 और 5 14 14। तो ये क्या आया, देखिए इसको लिख सकते हैं एक बटे अंडर रूट 14 आई कैप माइनस तीन बटे अंडर रूट 14 जे कैप प्लस दो बटे अंडर रूट 14 के कैप। सिंपली इसको हम वी कैप लिख सकते हैं। इस तरह हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाउंड आउट कर सकते हैं। मेथड आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे हम एकांक सदिश, पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है, एक नॉर्मली सा वेक्टर दे देंगे और उसका बोलेंगे कि एकांक सदिश यूनिट वेक्टर क्या होगा। आपको ये नीट में भी कई बार पूछे जाते हैं और जेई में भी। अब जेई का थोड़ा लेवल बढ़ गया है, लेकिन जेई की नहीं कह सकते, लेकिन नीट में तो आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चार ऑप्शन होंगे, ऑप्शन भी कैसे होंगे, यहाँ हो सकता है प्लस दे दे, यहाँ माइनस दे दे। प्लस माइनस नहीं देगा तो क्या करेगा, किसी में अंडर रूट 14 हटा देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वो अंडर रूट में है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ ऐसी संख्या आ गई, मान के चलो 9 आ जाता है, यहाँ पे 9 का अंडर रूट होता है 3, तो यहाँ 3 आ जाता है। तो वो आपको ऐसे कैलकुलेट करके या फिर आपको देख के पता लग जाएगा, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा तरीका। अब हम बात करेंगे, थोड़ा और आगे चलते हैं सदिशों के गुणा के बारे में, कि अगर कोई वेक्टर है और कोई स्केलर क्वांटिटी है, ये सदिश और अदिश का गुणा कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है, हेडिंग डाल लेते हैं, सदिश से अदिश का गुणा। ठीक है, अब देखिए गुणा कैसे होता है, मान के चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कोई भी वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू, कोई भी आप लिख सकते हैं 8i प्लस टू 4j प्लस 3k 2k लिख दिया, चलो। और इसको मुझे कैलकुलेट करना है 5a। तो कैसे होगा, 5 8i प्लस 4j प्लस 2k, तो क्या 5 से गुणा करेंगे, 8 इंटू 5 कितना होगा 14, 40 20 और 10। तो ये क्या हो गया, सीधा सीधा सा इसका मल्टीप्लाई हो गया, 5a कैलकुलेट हो गया। ऐसे 3a करना है तो 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 करना है 4 से मल्टीप्लाई, जो भी करना है उससे डायरेक्ट उसका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो वो क्या हो जाता है, सदिश से अदिश का गुणा हो जाता है। तो इस पे सर क्वेश्चन तो देखने पड़ेंगे, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए। जैसे कि वो दो वेक्टर दे देगा कि हमारा ए वेक्टर है आई जे टू जे थ्री के, और वी वेक्टर दे देगा 3i माइनस टू जे प्लस के। ठीक है, अब वो पूछेगा कि 3a वेक्टर माइनस वी वेक्टर, आपने माइनस का पढ़ा नहीं, तब कराएंगे इस क्वेश्चन को, अभी बता देते हैं। तो वो पूछेगा 5a वेक्टर 3a वेक्टर 4a वेक्टर 2b वेक्टर
3 बी वेक्टर, तो उसका सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है। ये आप थोड़ा समझ गए होंगे, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, नॉर्मल सी बात थी। तो ठीक है, आगे हम और टॉपिक देखते हैं इसमें। आगे हम देखते हैं सदिशों का संयोजन, एडिशन, जिसको हम बात करें एडिशन एवं सब्सट्रैक्शन, व्यवकलन। ठीक है, कहने का मतलब सदिशों को जोड़ना और घटाना। अब जैसे हमने क्लास 10th में बहुत सारी चीज पढ़ी थी, कैसे पढ़ा था कि जैसे 2x प्लस 4y, इसमें मुझे x प्लस वाई जोड़ना है, तो x में x का जोड़ देते थे 3x और y में y का जोड़ देते थे 5y, ऐसे ही करते थे। या फिर बात करें अगर हम ऐसी होती 3x माइनस वाई, और इसमें हमें जोड़ना है प्लस के माइनस 2x प्लस वाई, ये जोड़ना है, तो हम क्या कर रहे थे, अगर जोड़ेंगे तो x, ये क्या हो जाएगा 0, तो केवल क्या बचता था x। मतलब कहने का मतलब x में x का पद जोड़ते थे, y में y का पद जोड़ते थे, यहाँ भी x में x जोड़ते हैं और y में y जोड़ते हैं। ऐसे ही सेम कंडीशन होती है सदिशों के संयोजन में। एडिशन करेंगे तब क्या देखेंगे, i के कंपोनेंट जोड़ेंगे, बाई j के कंपोनेंट के साथ जोड़ेंगे, के कंपोनेंट के साथ जोड़ेंगे। एक एग्जांपल के साथ आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने लिखा था, क्या लिखा था कि a वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, यहाँ भी लिख लो 2i प्लस j प्लस 2k। अब मुझे a प्लस v करना है, तो a प्लस v क्या होगा, देखिए 2i 4i, केवल i के कंपोनेंट जोड़ेंगे, j के कंपोनेंट जोड़ेंगे, k और k के कंपोनेंट जोड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि i के कंपोनेंट j के साथ जोड़ दो, j के कंपोनेंट k के साथ जोड़ दो, ऐसे हम इसको नहीं जोड़ते हैं। तो देखिए नॉर्मली क्या होगा, j के j 4j प्लस 6k। तो देखिए i के कंपोनेंट, j के कंपोनेंट, k के कंपोनेंट। अगर बात करूं वही माइनस की, ये तो प्लस हो गया, यही बात करूं मैं माइनस की, मतलब घटाने हैं, दो में से दो गया तो 0i प्लस 2j प्लस 2k। तो एग्जैक्ट क्या बचा, 2j प्लस 2k। माइनस प्लस होता तो वो हम अपने हिसाब से देख लेते, जैसे कि चलो एक और आपको साइड में ही बता देता हूं कि a वेक्टर होता, मान के चलो ये, और v वेक्टर होता ये, और अब बोलते a प्लस वी वेक्टर बताओ और a माइनस बी वेक्टर बताओ, तब क्या होता, जोड़ो, दो और दो को जोड़ेंगे, दोनों माइनस में, तो यहाँ 0i, जोड़ो प्लस के 3 और प्लस माइनस के 3 और प्लस का 1, तो माइनस के 2j प्लस 6k। तो ये क्या बच जाता, माइनस 2j प्लस 6k। यहाँ पर माइनस की बात करें तो देखिए a माइनस बी, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। भाई इसको ऐसे लिखते माइनस, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसको डायरेक्ट जोड़ के लिख दें। इतनी तो आपको क्लास 11th में आ गई, तो समझ में आना चाहिए। 4i, ये माइनस ये भी माइनस, माइनस के 4j प्लस 4 में से 2 गए, तो ऐसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सिंपल। ये आपको दोनों समझ में आए कि नहीं आए, वेक्टर एडिशन समझ में आया कि नहीं आया, वेक्टर सब्सट्रैक्शन समझ में आया कि नहीं आया, और इससे पहले जब हमने देखा सदिशों से अदिश का गुणा, वो समझ में आया कि नहीं आया। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन जब हम एग्जाम में जाते हैं तो कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, माइनस प्लस का अंतर हो जाता है, वो आपको ध्यान रखने वाली चीज है। वैसे इसमें नॉर्मली जो अलजेब्रा है वो ही चलती है, जैसे हमने क्लास 10th में अलजेब्रा देखी थी, नॉर्मली वही अलजेब्रा है। अब जैसे देखिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन कैसे हैं हमको आप अभी समझिए। देखिए मान के चलो एग्जाम्पल नंबर 1, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k, या फिर बोरिंग से हो गए, इसको 2i 2k, v वेक्टर i माइनस j प्लस k। अब मुझे फर्स्ट देखना है 5a वेक्टर माइनस 3v वेक्टर। सेकंड मुझे देखना है
6 ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर। थर्ड मुझे देखना है ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर। और फोर्थ मुझे देखना है ए वेक्टर प्लस 4 बी वेक्टर। चार क्वेश्चन देखने, चारों देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ। 5 ए मतलब इसमें 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 10i 10j माइनस 10k के। और 3 बी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3i माइनस 3j प्लस 3k। इन दोनों को माइनस करना है, तो माइनस करके लिखो 5 ए वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर। 10 में से 3 गए 7 आई। 10 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए यहाँ ध्यान रखना कहीं माइनस डायरेक्ट आप कर दो, तो इसमें माइनस से इसको माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 3 और 10 कितने हो जाएंगे 13 जे वेक्टर माइनस 10 माइनस 3 माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस 13 के। ये नॉर्मल सा पहला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं 6 ए वेक्टर निकालो। 6 से करो 12i प्लस 12j माइनस 12k। 2v निकालो, तो देखिए 2i माइनस 2j प्लस 2k। कोई भी संख्या हो सकती है, मल्टीप्लाई आपको नॉर्मली आना चाहिए। 6a माइनस 2v, 12 में से 2 गए 10 आई। 12 में से 2 जुड़ेंगे यहाँ पर प्लस 14 जी, क्योंकि माइनस से चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस के यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस और माइनस 14 की। बात कर लेते हैं थर्ड की, a माइनस बी। तो a तो हमारे पास लिखा हुआ है क्या है 2i प्लस 2j माइनस 2k, और 2v लिखा हुआ है 2i माइनस 2j प्लस 2k। तो a माइनस 2v वेक्टर 2i माइनस करेंगे 0 आएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4j माइनस माइनस प्लस माइनस 4k, ये आ जाएगा। लास्ट बचा है, मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सिंपली जोड़ना है, जो आपको होमवर्क के रूप में आपको करना है। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल खुद से भी कर सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास में जो आपको वेक्टर एडिशन, यूनिट वेक्टर ज्ञात करना बताया, कुछ आपको एक पोजीशन वेक्टर के बारे में बताया जो नॉर्मली था, और हमने क्या देखा आज सदिश का जो मैग्नीट्यूड है या वेक्टर का परिमाण हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आई थिंक आपको जो आज पढ़ाया वो समझ में आया होगा। आज की जो क्लास है वो आपको इस चैप्टर में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इस चैप्टर में क्या, जब तक आप वेक्टर पढ़ेंगे, जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे, वेक्टर का काम आगे आता रहेगा, उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स का बेस है। बहुत सारे चैप्टर्स में वेक्टर का काम है, क्योंकि हम जब बल पढ़ेंगे, कोई भी हम वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे, तो हमें वेक्टर आने जरूरी है। तो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो पुरानी वीडियो देखें पहले, फिर क्रम से इन वीडियो को देखें। तो मैंने अपना जितना बेस्ट हो सकता था उस तरीके से आपको समझाया है। तो आई थिंक जरूर आपको समझ में आना चाहिए। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, आप कमेंट करके आप बता सकते हैं मुझे, मैं आपको आप दोबारा से रिवाइज करने की या फिर किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, वेलकम, गुड नाइट।